हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो स्पेशली जो है 10th एंड 12th वाले स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और सबसे ज्यादा जो बच्चे दिक्कत करते हैं, महसूस करते हैं, हमारी ये नोटबुक को फिलअप करने में करते हैं। नोटबुक को फिलअप करने में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक बार अगर ये कॉलम जो है गलत हो जाते हैं, कुछ एंट्रीज गलत हो जाती हैं, तो कभी कभी जो है हमें हमारी बैक लग जाती है और दोबारा एग्जाम देना पड़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप जो है आपको आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो इसीलिए मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेके आया हूँ 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए, जिससे आसानी से वो पर्टिकुलर अभी समझने के किस टाइप के क्वेश्चंस फेस करने वाले हैं, कहाँ पे किस पर्टिकुलर कॉलम में वो क्या फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे, तो जिससे उन्हें एग्जाम में, अब जैसे कल भी एग्जाम है, कल 20 है, सॉरी आज जो है 17 है और नेक्स्ट मंडे यानी कि 20 को हमारा एग्जाम है। और उसमें अगर एक सिंगल कॉलम भी अगर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि बोर्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इस बार। कोई भी पर्टिकुलर मिस्टेक, चाहे वो स्कूल की साइड से हो, चाहे वो सेंटर की साइड से हो, चाहे वो स्टूडेंट की साइड से हो, बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। एक पिछली बार कई सारे ऐसे भी केसेस हो चुके हैं कि बच्चों को री एग्जाम देना तक पड़ गया है, मतलब उन्हें एक साल फिर बर्बाद करनी पड़ गई है। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई जो है इस टाइप का फेस करे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे देख लेते हैं कैसे कैसे फिलअप करेंगे। ये एक्चुअली एक सैंपल बेसिस है। मैंने एक पर्टिकुलर नोटबुक से जो है एक फोटोस्टेट ली हुई है, जिससे मैं आसानी से आपको समझा पाऊँ। तो आ जाते हैं अपनी इस पर्टिकुलर इस पे, क्योंकि ये चूंकि हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको बताता रहूंगा कि जैसे आप देख पा रहे हो कि ये पर्टिकुलर नोटबुक आपको यहाँ मिलने वाली है। जब आप नोटबुक आप देखोगे तो कुछ आप नोटबुक का जो फ्रंट पेज होगा वो इस टाइप से होने वाला है। और कहाँ पे क्या क्या फिल करेंगे वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। अब जब आप देख रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ ये जो कॉलम, जैसे आपने मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ उसको। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर्टिकुलर ये जो चीज है, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, क्योंकि ये जैसे ये कैची कैची का जो मार्क है, ये पूरा कट कर लिया जाता है। और जरा सी भी, क्योंकि अब ये कट हो जाएगा और यहाँ पे रैंडमली एक नंबर जो है जनरेट कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे ऑफिस यूज लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई आपके यहाँ पे करने में, क्योंकि ये OMR सीट होती है और कंप्यूटर जो है राइट वर्ड को ही चूज करता है, और जरा सा भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो कंप्यूटर रिजेक्ट कर लेगा। कोई ह्यूमन तो है नहीं, अरे चलो कोई बच्चे से गलती हो गई, हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, बच्चा ही तो है, लेकिन नहीं, कंप्यूटर के लिए सारे एक से हैं। तो वन बाई वन समझ लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है, ये लिखा हुआ है विद ग्राफ पेपर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10वीं या जो भी है 12th, एक ही नोटबुक होने वाली है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ आपको आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। अगर मान के चलो अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश है, अगर पहला से एग्जाम जो है वैसे 12th वाले बच्चों का हिंदी दे रखा हुआ है, लेकिन अगर जो 10th वाले बच्चे हैं वो सबसे पहला एग्जाम अपना इंग्लिश का देंगे, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश को मेंशन करना है साफ साफ बहुत क्लियरली। यहाँ पे सब्जेक्ट का जो कोड है, जो हमारा इंग्लिश का जो कोड है, लाइक 084 है, या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो कोड है आपके एडमिट कार्ड पे बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, वो पर्टिकुलर कोड आपको यहाँ डालना है। यहाँ पे परीक्षा का दिन तिथि, यहाँ पे डेट एंड एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे करना है। लाइक अगर मंडे है, जैसे हमारा अभी नेक्स्ट पहला एग्जाम 12th वालों का 20/5/2023 और डे पड़ रहा है मंडे तक, को क्लियरली यहाँ मेंशन करना होगा। उत्तर देने का माध्यम आप क्या चूज करने वाले हो, मतलब मीडियम ऑफ द आंसरिंग पेपर, या आप इंग्लिश में देने वाले हो, हिंदी में देने वाले हो, या आप किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप यूज करने वाले हो, वो आपको मीडियम आपको बताना होगा। बेसिकली आप सारे CBSE से हो तो आप इंग्लिश ही चूज करोगे। अगर आपका हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज आपको सब में इंग्लिश मेंशन करने को CBSE है। उसके बाद नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट कोड नंबर एस ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे जो पर्टिकुलर आपको कोड यहाँ मेंशन होगा, अब चूंकि होगा क्या कि 9:45 पे आप क्लास में पहुंच जाएंगे और लगभग 10 o'clock आपको ये शीट दे दी जाएगी, आपको सब कुछ फिल करा जाएगा। केवल एक पर्टिकुलर कोड आपको नहीं मिलेगा, जो आपको मिलेगा 10:15 पे, क्योंकि पेपर का जो कोड होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। और सेट, जैसे सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, क्योंकि 3 सेट आपको हर सेंटर में जाएंगे, आपको कौन सा सेट यहाँ मिला है वो पर्टिकुलर सेट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको 1 मिला हुआ है तो आप 1 पे जो है सर्कल कर देंगे। जैसे अगर ये मुझे यहाँ पे 1 है तो मैं इसको यहाँ पे इस टाइप से सर्कल कर दूंगा, लेकिन अगर 2 है तो 2 पे करूंगा, 3 है तो 3 पे करना होगा मुझे, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर्स बुक्स यूज, कितनी आपने सप्लीमेंट यूज की हैं,
क्या होता है कि एक्चुअल में हिंदी इंग्लिश में तो हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 48 पेजेस का वो है, लेकिन मैथ में साइंस में हमें बहुत ज्यादा नीड पड़ती है कि हमें सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जब आप अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हो, बिफोर 10 मिनट्स आपको चेक करना है कि कितनी सप्लीमेंट आपने ली थी, और वो आपको यहाँ पे मेंशन करूंगी। वैसे ये जो पर्टिकुलर हेडिक है वो जो इन्विजिलेटर वहां पर होगा वो देखेगा, क्योंकि उसकी भी हेडिक है, क्योंकि अब बच्चे ने सही भरा है या नहीं भरा। अगर बच्चा सही नहीं भरता तो उनका भी थोड़ा सा उन्हें भी डांट लग सकती है। तो इस बारे में क्या होता है कि वैसे आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, अब इतने मैच्योर तो हो चुके हो कि आप आसानी से इसको फिल कर दो। लेकिन अगर आपने यहाँ वहां पे कई सारी सीट्स को यूज किया हुआ है और आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तब भी आपकी वो सारी सीट जो है रिजेक्ट हो जाएंगी। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है कि आप इसको क्लियरली कर पाओ, ठीक है। सेकंड हमारा आता है, उसके नीचे आ जाता है बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्योंकि अगर आप कोई हैंडीकैप्ड हो, कोई भी डिसेबिलिटी आपके अंदर है, तो आपको यहाँ पे तो आपको यस लिखना है। अदरवाइज अगर मैं आई होप आप सारे के सारे जो है बहुत हेल्दी हो, तो यहाँ पे आप सब लोग नो मेंशन कर दोगे। बट इन केस अगर कोई बच्चा है ऐसा जो थोड़ा सा भी हैंडीकैप्ड है, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी उसके अंदर है, तो आपसे यहाँ पे यस करना है। विकलांगता का कोड, यहाँ पे जो भी प्रवेश पत्र यानी जो आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ है, एज पर द एडमिट कार्ड, जो भी एडमिट कार्ड मिला होगा और आपने वहां पे मेंशन किया हुआ है कि आप जो है हैंडीकैप्ड हो, तो आपको एक कोड दिया होगा डिसेबिलिटी का, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद में ये लिखा हुआ है वेदर राइट प्रोवाइड, यहाँ पे क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया था। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप लिखने में आप खुद से सक्षम नहीं होते हो, तो आपको जो है लिपिक मिलता है। क्या है कि किसी बच्चे का हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, चोट लगी है, वो लिख नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक मतलब एक सब्स्टिट्यूट में प्रोवाइड किया जाता है। तो वो यहाँ पे मेनली आप खुद से पेपर देने वाले हो तो नो कर देंगे। यदि दृष्टिहीन तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। अगर आप जो है बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है पेपर देने के लिए। अगर आप नहीं हो, एलिजिबिलिटी चैलेंज नेम द सॉफ्टवेयर, अगर नहीं हो तो यहाँ पे एनी लिख दो, ठीक है ना, या फिर सिंपल सा आप डैश लगा देंगे तभी चल जाएगा, ठीक है। केवल आप डैश ही लगा दो, एनी भी ना लिखो तो चलेगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप बिल्कुल ना छेड़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस फॉर द ऑफिस यूज। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको रैंडम जो है शीट यहाँ पे चिपकाई जाती है, आपके एक बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट करके यहाँ पे शीट चिपकाई जाती है। वही सेम शीट जो स्लिप होगी वो यहाँ पर होगी, और वही सेम स्लिप जो है वो यहाँ पर होगी। इससे कॉपी, क्योंकि ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है आपका वो यहाँ पे कट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे कैसे पहचान होगी कि आप ही का था। क्योंकि जब जितने भी एवलेटर हैं जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे, उनके पास जो कॉपी होगी उसमें आपका नाम नहीं जाएगा, रोल नंबर नहीं जाएगा, आपका स्कूल नहीं जाएगा, सेंटर कोड नहीं जाएगा, उन्हें कुछ भी पता नहीं होगा। तो लेकिन वो बाद में जब कॉपी चेक होकर आ जाएंगी तो यही कॉपी का नंबर होगा, ये कॉपी का नंबर ऑलरेडी वहाँ सॉफ्टवेयर में उनके फीड होगा। तो जैसे ही वो नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, तो जैसे ही पता चल जाएगा इस बच्चे की कॉपी ये थी, और उसके बेसिस पे उसको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे जो है करते हैं। तो यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है सेंट्रल वर्ड सेकेंडरी, ये जो पर्टिकुलर यहाँ हिंदी में लिखा हुआ था, यहाँ सिंपल लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सैंपल लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपको नोटबुक दी गई हुई है, जो आपको क्वेश्चन शीट मिली हुई है, उसका कोड यहाँ पे आता है, जो कि यहाँ पे पर्टिकुलर ये सैंपल नोटबुक है तो इसलिए सैंपल लिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर। यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही आपको अपना नाम लिखना है। जैसे सपोज करो मेरा नाम अमर है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में अपना नाम लिखूंगा अमर, ठीक है। ये चूंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ तो हो सकता है ये आपको क्लियरली ना, लेकिन मैं इतना तो लिखा जा रहा है कि ये अमर, क्योंकि राइट पेन से लिखना और माउस से लिखना बहुत थोड़ा टिपिकल हो जाता है। मेरा पूरा नाम हो जाता है अमर ज्योति, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ JYOT और ये आई, ठीक है ना। तो ये कैपिटल में यहाँ पे नाम हो गया। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। अब आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में बी लिखा हुआ है, CDE, तो ऐसे यहाँ पे जेड तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत बारीकी, बहुत इस समय पे आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है। अगर मेरा नाम अमर है, यानी कैपिटल लेटर में मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि मुझे ये जो पर्टिकुलर ए वाला कॉलम है, इसको क्या करना है, इसको ब्लैक पेन से सर्कल कर देना है। अब चूंकि मैं यहाँ पे एम, चूंकि मेरा नाम सेकंड लेटर जो एम है, तो मैं यहाँ पे एम को देखूंगा, वरना किसी और पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं कर दूंगा तो यहाँ पे ये कंप्यूटर जो है रिजेक्ट कर देगा, और फिर फिर मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी, आपको री एग्जाम तक देना पड़ सकता है। फिर सेकंड में फिर मेरे पास ए है, तो मैं इसी के नीचे वाले ए में जो है सर्कल कर देता हूँ। यहाँ पे आर है,
तो यहाँ पे मैं जो अब आर की तरफ चलूंगा और यहाँ पे आर को जो है सर्कल कर दूंगा। यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आ गया मेरा आर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टाइप से उसे सर्कल कर दिया। तो यहाँ ये बहुत बारीकी से, बहुत अटेंटिव होते हुए आपको ये कंप्लीट करना है। दूसरा आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर भी आपको यहाँ पे जो मेंशन करना है। सपोज करो मेरा रोल नंबर यहाँ पे आ जाता है 1 2 और ये आपका 3 और यहाँ पे 4, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, आपको पहले बताया तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे वैसे आपने 1 2 3 पे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, 1 लगाया तो उसके नीचे यहाँ पे 2 लगाया, फिर यहाँ पे ये जो 3 है तो 3 वाले लाइन में मैं 3 को सर्कल जो है डार्क कर दूंगा, या 4 है तो 4 को डार्क कर दूंगा। तो ये जो चीज है वो आपको यहाँ पे आपको करनी है। नीचे आपको है विषय कोड आपको दिया हुआ, आपके पेपर पे भी पड़ा होगा, आपके एडमिट कार्ड पे भी पड़ा होगा। उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लिखना है। लाइक मेरा सपोज करो इंग्लिश का हम देखते हैं, तो यहाँ इंग्लिश का 184 हमारा कोड होता है। तो यहाँ पे पहले मैं 1 को मैंने यहाँ पे सर्कल करना है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 8 को सर्कल करना है, मतलब डार्क करना है, और यहाँ पे 4 है तो फिर उसके बाद मुझे 4 को यहाँ पे सर्कल करना है। फिर आपका सेंटर कोड आपको वहीं आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा। सेंटर कोड आपको जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो भी आपको बता देंगे। मान के चलो सेंटर कोड आपका हो जाता है 1 2 3, ठीक है ना। तो वही सेम चीज आपको बहुत बारीकी से, बहुत अटेंटिव होकर इसको फिल करनी है। तो ये ऐसे आपको फिल कर देना है, ठीक है। ये हाँ, उसके बाद हमारा सबसे नीचे वाला आता है कि आपको अपना अनुक्रमांक यानी अपना जो पर्टिकुलर रोल नंबर है वो बहुत लिखना है। अब चूंकि यहाँ पे जैसे आपने भी लिखा होगा, जैसे लिखा हुआ है लाइक मेरा रोल नंबर है 2 करोड़, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने पहले से मेंशन किया हुआ है, ये लिखिए मैं 2 करोड़ हो गया। अब मैं लिखा मेरा है लाइक 56 लाख, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 56, मैंने यहाँ पे लिखना है FIFTY 50 लाइक 2 करोड़ 50 लैक्स, और यहाँ पे कितने थाउजेंड है, लाइक मैंने मान लिया यहाँ पे 6000 है, तो यहाँ पे मैंने 6000 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में जैसा जितना भी रोल नंबर होगा वो मेंशन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपने फादर्स का नेम है मेंशन करना है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर के नीचे जो कॉलम लिखा हुआ है फादर्स नेम, यहाँ पे बहुत सही राइटिंग में आपको अपने पेरेंट्स का नाम, सॉरी अपने फादर का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर भी करने हैं। यहाँ पे अपना जैसे सिग्नेचर आपने एलओसी पे किए होंगे, जैसे सिग्नेचर आपने स्कूल के एडमिट कार्ड पे कर रखे हैं, वही सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने हैं। ऐसा ना हो अलग अलग आप करते हो तो बाद में आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन वैसे अपना बेसिकली आप नाम भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर कॉलम आता है, ये कॉलम पे आपके जो इन्विजिलेटर होंगे, सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वो अपनी सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी पहले से मोहर लगी हुई होगी। तो ये पर्टिकुलर नोटबुक हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो समझने लायक हैं। उसके बाद एक गाइडलाइंस आती है। आपको उतना टाइम नहीं होगा नोटबुक में आपके कि आपको बहुत ये सारी चीजें आप पढ़ पाओ। तो मैं आपको एक एक करके आपको बहुत आसानी से आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है और कब कब करना है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा, वैसे मैं इंग्लिश लेने वाला था। मैं पहले में वीडियो इंग्लिश की उसकी बनाई थी, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला सर हिंदी में समझाइए, तो मैंने वो वीडियो को रिजेक्ट करके यहाँ बना कर रहा हूँ। तो हिंदी में समझ लेते हैं। तो पहले जब आप देखते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले पे उत्तर पुस्तिका को प्राप्त करने पे, मतलब आपको जब क्वेश्चन शीट मिल जाएगी, आपको ये पर्टिकुलर कॉपी आपको मिल जाती है, उसके बाद ये पर्टिकुलर आप ये डिटरमिनेशन पूरे तरह डिटरमाइन कर लो कि उसके अंदर 48 पेजेस हैं। मतलब आपको वहां पर लिखा हुआ 1 2 3 4, उसके अंदर सारे 48 पेजेस हैं या नहीं है। अगर 48 पेजेस नहीं है तो आपको नोटबुक रिटर्न करनी है और वो कंप्लेन करनी है, और वो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे वो आपको नई नोटबुक देगी। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन रेयर केसेस में होता है, लेकिन आपको चेक कर लेना है। फिर भी ये आपको चेक करना है कि ये जो सभी हैं फर्स्ट क्रमबद्ध लगे हुए, मतलब आपको एक सीक्वेंस में लगे हैं 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं है पहले 1 आ गया फिर 7 आ गया फिर 9 आ गया, इस टाइप से तो नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि वहां पे कंप्यूटर से भी एक बार इसको चेक किया जाएगा, तो फिर ऐसा अगर होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर आता है सभी जो भी पर्टिकुलर वहां पे डिस्क्रिप्शन मांगा गया है, जो फील्ड है उनको बहुत ठीक ढंग से आपको भरना है, जो हमने पहले देखा हुआ था। केवल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ नोटबुक फिलअप करने के लिए नीली काली या नीली स्याही जेल बॉल पेन का ही यूज करें। मतलब चाहे आप नीला पेन यूज करें, चाहे आप काला पेन यूज करें, इसको फिल करने के लिए कर सकते हैं बस। बाकी अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बोर्ड ने बहुत टाइम से ब्लैक पेन को एक्सटेंड कर रखा हुआ है नोटबुक में क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए। क्वेश्चन वैसे आप लिखेंगे नहीं तो इतना टाइम ही नहीं होता, हम क्वेश्चन लिखें और आंसर भी लिखें। आप ब्लैक पेन को अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है, सब कुछ ब्लू से करना ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप ब्लैक और ब्लू दोनों लेके जाइए, ठीक है।
फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे तो जो आपको आंसर शीट दी गई हुई है उनके दोनों वो प्रत्येक रेखांतर मतलब आपकी पंक्तियों पंक्तियों पर लिखें। लाइक जैसे आपकी पर्टिकुलर नोटबुक होती है, जो भी आपकी नोटबुक है उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे इस टाइप से लाइन लिखी हुई है और एक तरफ यहाँ पे इस टाइप से आपको लाइन दी गई हुई है और उसके बेसिस में आपको यहाँ पे ये जो लाइंस होती हैं तो ये जो आप वैसे बच्चे होते हैं इनके लाइन के अलावा भी लाइन बना लेते हैं, लेकिन ये दोनों लाइनों के बीच में ही आपको लिखना है। ऐसा ना हो कि आपने जो पर्टिकुलर कॉलम ये स्पेस खाली होता है आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ से नहीं लिखोगे, ये बोर्ड साफ साफ आपको बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा थर्ड नंबर पे हमारा आता है जो आप आंसर्स को प्रश्न पत्र में उनकी संख्या के अनुसार क्रमबद्ध करें। मतलब जो भी क्वेश्चन, लाइक मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहा हूं तो मैंने आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का, अगर वहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो क्वेश्चन नंबर 1 और आपने ब्लॉक में लिख दिया 1, उसके बाद आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आपको क्लियरली मेंशन करना है। जब उसके बाद फोर्थ नंबर पे जब कोई प्रश्न या उसका भाग समाप्त हो जाए तो आपको एक लाइन खींच देनी है उसके अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है, इस टाइप को आपको लाइन जरूर मेंशन करनी है। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कच्चे कार के लिए पृष्ठ के दाईं ओर उचित हसिया खींच लें, इसके बाद काट लें। मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है बेसिकली ये। यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आपको यहाँ बताया गया हुआ है कि जब आपको एक मार्जिन लेके चलेंगे राइट साइड से और रफ वर्क करेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे रफ वर्क, जो कि आपको क्रॉस में उसके बाद आप चाहें तो क्रॉस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप बाईं ओर क्या होता है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है उसकी तरफ एक जैसे ये लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे रफ वर्क और वहां काम करेंगे और इधर अपना जो है राइट जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। आप उसके बाद इसको सर क्रॉस भी करेंगे, आप इस पर्टिकुलर चीज को आप क्रॉस भी कर देंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे 6 नंबर पे आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो आपको जो नोटबुक दी गई है, ग्राफ है, आपके जो भी मैप्स हैं, अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से आपको उनके साथ में अटैच करना है, या नथी करना है मतलब अटैच आपको करना है। चाहे अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, अगर आपको मैप्स मिले हुए हैं, आप मैथ का पेपर दे रहे हो, आपको ग्राफ्स मिले हुए हैं, तो क्या होगा बहुत अच्छी तरह से उसको टैग करना है। ऐसा ना हो कि आपने जल्दबाजी में कर दिया और वो निकल गया तो आपके मार्क्स नहीं होंगे, और आप में मिस अगर वो हो जाता है तो फिर भी आप जो है यूएफएम में आ जाते हो, अनफेयर मीन्स में आप जाते हो, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। सेवंथ में कई सारे जो विस्तृत मार्जिन को छोड़कर पुस्तकों को बर्बाद ना करें। मतलब क्या होगा कि ऐसा भी ना हो कि आपने बहुत सारी पेज को छोड़ रखा है उसके बाद में भी आप सप्लीमेंट्री ले रहे हो, ये बोर्ड आपको अभी बर्दाश्त नहीं करेगा, स्पेशली इस साल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला है। जो भी आपको आंसर शीट मिली हुई है उत्तर पुस्तिका में जो ग्राफ हैं या जो आपके मैप्स हैं उसके बाहर कोई भी चिन्ह या निशान ना बनाए, किसी भी टाइप की आपको अपनी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है। आपके पेपर कैसे हो, पेपर जल्दी हो गया, फटाफट बच्चे ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं कोई भी टाइम पास करने के, लेकिन वो चीज आपको नहीं करनी है क्योंकि ये बोर्ड के पेपर देने वाले हो। अब आपको आपकी जो आंसर शीट है उसमें आपका जो रोल नंबर है, अपने स्कूल का नाम और जो आपका सेंटर है वो ना लिखें। मतलब कहाँ पर नहीं लिखना, नोटबुक के अंदर नहीं, आपको नाम मेंशन नहीं करना, आपका रोल नंबर मेंशन नहीं करना है। समझ में आ रहा है। और यहाँ तक कि आपको अपनी किस जगह से आप हो, आपका सेंटर कोड क्या है या सेंटर का नेम क्या है, कुछ भी आपको मेंशन नहीं करना है। आप अपनी जो आंसर शीट के प्रश्नों को मोड़े नहीं, मतलब जो आपको है बच्चों को फटाफट से नहीं आ रहा उन्हें गुस्से में बस कॉपी को ऐसे कर लिया, वो आपको नहीं करना है। जो आपको आंसर शीट है तब तक ना लें जब तक कोई उत्तर प्रश्न का प्रश्न पूरक या कोई समाप्त ना हो जाए। मतलब आपको जो सप्लीमेंट है वो तब तक नहीं लेने हैं जब तक कि आपकी ए शीट कंप्लीट ना हो जाए। अगर वी ली है तो V2 तब लेंगे जब तक V1 कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ क्या हो रहा है, उत्तर पुस्तिका को सहायक अधीक्षक को दिए बिना परीक्षा हॉल ना छोड़ें। जब तक आप अपना कॉपी जो है बहुत अच्छी तरह से सबमिट ना कर दें तब तक आपको वो पर्टिकुलर जो रूम में जिसमें आप बैठे हैं उसको नहीं छोड़ना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रक्शन 8 में आ जाता है, निम्नलिखित में किसी भी गतिविधियों में लिप्त होना अनुचित साधन का उपयोग करते हुए रूप में समझा जाएगा, परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया। अगर आपने किसी भी मतलब एक्टिविटी जो भी अनुचित साधन के उपयोग के रूप में समझा जाएगा, मतलब जो भी आपने इंस्ट्रक्शन में दिए हुए हैं अगर इनमें से आपने एक को भी फॉलो नहीं किया तो आपकी मतलब यूएफएम में आप काउंट हो जाओगे और आपका जो रिजल्ट है वो आएगा ही नहीं। आप रिजल्ट वाले दिन देख रहे होगे अरे मेरा रोल नंबर तो है ही नहीं, तो उसको हम यूएफएम के रूप में इन्होंने देखा, मतलब यूएफएम मतलब अनफेयर मींस में आपको जो है काउंट कर लिया जाएगा और आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आप बोर्ड के चक्कर लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसी के बीच में उन्होंने दिया है किसी भी वस्तु या लेख का कब्जे में होना जो परीक्षा केंद्र में निषिद्ध है, या कोई स्टेशनरी आइटम, संचार उपकरण, सहायक खाने का सामान, आभूषण, किसी सामग्री जानकारी संबंधित पेपर की परीक्षा प्रासंगिक अथवा अप्रासंगिक रूप से इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। अब ये पर्टिकुलर यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं वो देखो, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी पेइंग है, प्राइसिंग है, समवन एल्स जो भी एग्जामिनेशन है, जो एग्जाम से रिलेटेड जो पर्टिकुलर चीजें हैं
वन सेकेंड कि एक सेकेंड यही हो रहा है, हैविंग इन द पोजीशन एनी आइटम आर्टिकल व्हिच हैज बीन प्रोहिबिटेड इन द एग्जाम सेंटर, ऐसी कोई भी चीज जो एग्जाम सेंटर में पूरी तरह से निषेध हो रखी है, उसे मना किया गया हुआ है, और मे बी यूज इन अनफेयर प्रैक्टिकल, उसे हर तरह में यूएफएम में ही काउंट किया जाएगा, इंक्लूडिंग एनी स्टेशनरी आइटम। अगर मानकर चलो कि बोर्ड ने सेंटर ने मना किया हुआ है कि आपको, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर चीज से, आपकी जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं या जो आप किट यूज करते हो उस वो जो है ट्रांसपेरेंट ही लेके जाना, अगर क्योंकि पूरी तरह से ये स्टेशनरी आइटम में वही चीजें हैं, कोई भी संचार उपकरण मतलब जो भी मोबाइल फोन है, डिजिटल वॉच है, सहायक साधन मतलब या खाने का सामान जो वही आप नहीं लेकर, मैक्सिमम वाटर बोतल भी आप नहीं लेके जाएंगे, पानी भी जो है आपको सेंटर आपको करना जाएगा, किसी भी टाइप का आभूषण मतलब कोई बच्चा रिंग पहन के नहीं जाएगा, किसी ने कोई चेन पहनी हुई है वो उतार के जाना, किसी भी ऐसी चीज जिसको मतलब जो है बोर्ड ने मना किया हुआ है, अगर आप वैसे लेके जाते हो तो उसको यूएफएम में काउंट करा जाएगा और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। यहाँ पे यह रखना, उम्मीदवार यानी जो कैंडिडेट की ओर से परीक्षा लिखने की जो इंप्रेशन या नकल करने की सामग्री तैयार करने किसी को भी अपना भुगतान करना, मतलब क्या होगा कि अगर आपको जरा सा भी इम्पेचमेंट की चीजें मिल गई, कोई भी पर्टिकुलर पेपर है, मैं तो कह रहा हूँ जब भी आप एग्जाम हॉल में एग्जाम रूम में बैठोगे तो उसके आसपास भी चेक कर लो कि कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई पर्टिकुलर स्लिप तो नहीं पड़ी, क्या हुआ फाइन कोड अगर आ गया, इन्विजिलेटर ने आपको दे दिया और उन्होंने यूएफएम और उस नोटबुक पर कुछ भी मेंशन कर दिया, तो आपका पूरी साल आपकी बर्बाद हो जाएगी, इवन अगले 3 साल तक आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आप यूएफएम में काउंट हो गए या नकल करते हुए पकड़े। नकल नहीं कर रहा होता है कोई भी बच्चा, लेकिन क्या होता है कि जब एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊँट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता है, तो सेम वही है कि अब आपके आसपास क्या होता है, बच्चे बेसिकली आपको चेयर टेबल सब वही मिली है जो स्कूल के नॉर्मल बच्चे यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं कि चेयर्स वगैरह में अभी कागज, उन्होंने कुछ टॉपिक खाई, चेयर्स के अंदर कुछ दी, कुछ कागज था उन्होंने रब बनाया उसके अंदर कुछ दिया, और अगर आप उस सीट पे बैठे हो और उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो पेपर अगर निकल आता है ना, किसी भी टाइप से किसी अगर मेंशन अगर मैच कर गया तो आपको लेने के देने पड़ जाने। यहाँ पे सीबीएसई द्वारा समय समय दिए गए परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना, कि जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो स्कूल आपको बताता रहेगा, जो भी सेंटर में आप कर जा रहे हो कि आपको ये करना है, जैसे बेल वगैरह भी आपको बजाई जा रही है, वो सारी चीजें आपको उनको पूरी तरह से हो मतलब आपको उनके उनके निर्देशों का पालन करना ही करना है, उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। अगर अन्य उम्मीदवारों को कदाचार में संलग्न होने की सहायता करना, मतलब किसी और पर्टिकुलर आप व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है, आप उसको हेल्प करना चाह रहे हो, मतलब आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी तरह की सहायता प्रदान करते हो, लेकिन ऐसा प्रयास भी नहीं करना है आपको, इन्हें बोर्ड में साफ साफ अपनी नोटबुक में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप आंसर लिखने के लिए केंद्र अधीक्षक द्वारा दी गई उत्तर पुस्तिका के अलावा किसी और सामग्री प्रश्न पत्र लिखना, ये भी आपको जो है यूएफएम में काउंट करा लेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपने नोटबुक मिली है, नोटबुक के अलावा आपने पेपर लेके भाई हम तो अपना रफ काम इस पे करेंगे, नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं होगा। उत्तर पुस्तिका या पूरा पुस्तिका आदि के किसी भी प्रश्न को फाड़ना, अगर आपने जरा सा भी आपका पेज फट गया, पहले मैं वही कहा ना, पहले पूरी बुक को जो भी सीट मिली है देख लेना कहीं फटी तो नहीं है, वरना वो आपके सिर पड़ जानी है, तो मतलब आपको ये फाड़ना भी महंगा पड़ जाएगा। जो भी आपका एग्जाम सेंटर है उसके दौरान किसी भी तरह के व्यक्ति से संपर्क करने या संवाद करने की कोशिश करना, अगर आप किसी से बात करने की कोशिश करो, इवन आप इन्विजिलेटर से मतलब केवल उसको बुला के बात करने की कोशिश करते हो, तब भी आप ईएफएम में काउंट हो जाओगे, क्योंकि इन्विजिलेटर जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसको भी सारे अनाउंसमेंट पब्लिकली ही करने होंगे, कोई इंडिविजुअल जाके वो आपसे बात नहीं करेगा। आप किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी और मतलब कैंडिडेट, आपका दोस्त बैठा हो, कोई और बच्चा बैठा हो या सहायक अधीक्षक के साथ संवाद करना, मतलब सहायक अधीक्षक मतलब जो इन्विजिलेटर है उससे भी बात करना आपको महंगा पड़ सकता है। उत्तर पुस्तिका को परीक्षा हॉल कमरे केंद्र से बाहर ले जाना, मतलब आपने अपनी कॉपी को अपने कमरे से भी बाहर आप लेके चले गए ना, तो अब भी आप जो है एक मतलब बोर्ड की निगाहों में क्रिमिनल बन जाते हो और आपको जो है रस्टिकेट कर दिया जाएगा। आपको प्रश्न पत्र या उसके भाग अथवा उत्तर पुस्तिकाओं पूरा उत्तर पुस्तिकाओं में इनकी भाग की तस्करी करना, मतलब आपने क्या किया, पेपर लिया, पेपर पे कुछ भी लिखा और अपने दोस्त को सेंड कर दिया, मतलब या उसको पास कर दिया, आगे पीछे बैठा हुआ है, या आपने क्या करा, आपकी बी शीट ली और आपने बी शीट जो है वहां पर रख दी, तो वो तब भी आप जो है यूएफएम में काउंट हो जाओगे। परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी या किसी भी उम्मीदवार को धमकाना, कि आपने जाके अरे भाई हम तो वहीं डॉन हो रखे हैं, हमारे पापा तो बहुत बड़े डॉन हैं और ये है वो है, आपने किसी को धमका दिया, तब भी अगर उसने कंप्लेंट कर दी तब आप यूएफएम में आ जाओगे, तब भी आपके पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। तो वहां पे बदमाशी तो बिल्कुल नहीं करनी है, दादागिरी तो बिल्कुल नहीं दिखानी है। बहुत वैसे भी सीबीएसई के बच्चे हैं, बहुत सिंसियर बच्चे हैं, तो बहुत सिंसियरली आपको एग्जाम देने हैं।
परीक्षा के संबंध में किसी अन्य अवांछनीय विधि या साधनों का प्रयोग करने का प्रयास करना, मतलब अवांछनीय मतलब किसी भी जो इलीगल चीजें हैं उन या वे हैं उनका यूज करना आपको भारी पड़ सकता है। परीक्षा केंद्र में जबरदस्ती प्रवेश करना, ऐसा नहीं कि आपको टाइम जो है लास्ट जो होगा वो आपका 9 आपका 10 ओ क्लॉक है तो 10 ओ क्लॉक तक से पहले पहले, मतलब टाइम तो वैसे 9:45 है मैक्सिमम में आपका 10 ओ तक हो सकता है, लेकिन किसी किसी सेंटर में बहुत ज्यादा वो होता है कि 9:45 मतलब 9:45 ही होना चाहिए। तो आपको 9:45 से पहले ही आपको सेंटर में एंटर करना है। आप जबरदस्ती आप एंटर करने की कोशिश करते हो तब भी आप ये में काउंट हो जाते हो। नेक्स्ट होता है परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद किसी अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण का उपयोग करने का प्रयास करना। आपने लिए, अरे सर आप हमारे जानने वाले, जरा फोन दे देना, हम एक चीज देखेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। वैसे तो वो टीचर्स भी आपको नहीं करेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ करने की कहीं से भी करने की कोशिश की तो भी आप ईएफएम में काउंट हो जाते हो। परीक्षा से संबंधित सामग्री का सही या गलत या सोशल मीडिया पे अपलोड करना, आपने लिया और फटाफट से जाके अरे आए आपने पेपर अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे, वो भी आप ऐसा बच्चे करते हैं। ऐसा करना भी गलत होगा। बोर्ड अगर आपको नोटिस कर लेता है तब भी आपको लेने के देने पड़ जाने। एडमिट कार्ड पर मनगढ़ंत तस्वीर लगाना, मतलब ऐसा फोटो किसी और का है, मतलब पेपर आपका है और पेपर आपने देखने किसी और को भेज दिया ऐसा, या अपलोड करके आपने निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका पे छपी हुई किसी सूचना को मिटाना, जो कि आपने आप खाली बैठे हुए हो, आपको आ नहीं रहा, आपने क्या करा कि आंसर शीट में जो भी लिखा हुआ है उसको मिटाने की कोशिश करने लगे, रबड़ चलाने लगे, उसको काटा पीटी करने लगे, तब भी आपको ईओएफएम में काउंट हो गए। जबकि आंसर शीट है उस पर गलत जानकारी प्रदान करना। अ, पिछले पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र कब्जे में होना, जैसे कि पिछले साल के जो आपने पेपर लिए हैं, आपने अरे मेरी जेब में सर चले आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई पेपर था, अरे ये तो मेरी जेब में आ गया था। कोई भी एक्सक्यूज आपका सुनना में नहीं सुनेगा इन्विजिलेटर या ये सेंटर जो होगा, बिल्कुल नहीं सुनने वाला। वो चीज आप नहीं लेंगे अपने अपनी आपके पास का एडमिट कार्ड और पेन ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आप लेके नहीं जाएंगे। परीक्षा में अनाधिकृत विषयाधिकारों को प्राप्त करने के लिए परीक्षा के संचालन या संबंधी किसी कारी व्यक्तियों को संपर्क करना, कि मतलब मान पड़ा कि आपने रिकमेंडेशन कर दी कि आपके पापा का जो मान के चलो आपके पापा के दोस्त हैं स्कूल के प्रिंसिपल, आपने गया और कांटेक्ट करा कि भैया मेरे बच्चे को देख लेना, वो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो भी आपको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें जो है लाइव होने वाली। अब इस बार बोर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। सीबीएसई को प्रभावित करके अपने पक्ष में लाभ प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी प्रदान करना या कानून का सहारा लेना, ये भी चीज आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। ये पर्टिकुलर इस टाइप का अगर आप ऐसा आप कुछ करते हो तो ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और मैंने ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई कि आपको कहीं भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़ जाए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, और नहीं आई हैं तो फिर भी हम लोग को कमेंट करके बताओ। मैं फिर से फिर एक वीडियो आपको बना के दूंगा। इस बार मैंने थोड़ा हिंदी का लिया था, मैं फिर से इंग्लिश में बना दूंगा। वैसे इंग्लिश की वीडियो मैंने बना के रखी है, उसको फिर री अपलोड भी कर दूंगा। ये जिससे मैंने हिंदी को इसलिए बेस लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इसको इजीली समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।